स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, तो हम सब लोग धीरे-धीरे करके ये मानने लगे थे कि इस पार्टी में, इसके नेतृत्व में, इसके रणनीतिकारों में अपना नैरेटिव, अपनी कहानी सुनाने का एक खास अंदाज है। वो अर्ध सत्य और अर्ध सत्य को मिलाकर उसमें कुछ पूरे झूठ का या किसी खास चीज़ का तड़का लगाकर वो इस तरीके से पूरी कहानी को सुनाती है ताकि विपक्ष बदनाम होता है और भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व की खास तौर से नरेंद्र मोदी की बल्ले-बल्ले होती है। कई बार अपनी इस खूबी के कारण, अपनी इस विशेषता के कारण, इस प्रबंधन के कारण भाजपा को राजनीतिक लाभ हुआ। लेकिन पिछले दिनों देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सारी हदें तोड़ दी हैं। अब जैसे कि एक उदाहरण आया कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि भई सोना कम खरीदिए। तो उसमें उन्होंने फिर एक इंदिरा गांधी की तस्वीर वाली हिंदू की उनकी आईटी सेल ने हिंदू तथाकथित रूप से 1967 का हिंदू की एक तस्वीर चलाई कि इंदिरा गांधी ने 1967 में इस प्रकार की अपील की थी। बाद में हिंदू अखबार ने स्वयं ही इस बात का खंडन कर दिया कि ये तस्वीर फेक है। ये पूरा का पूरा जो खबर फैलाई जा रही है, ये एक झूठी खबर है। तो इससे उनका अब देखिए, इससे आखिरकार वो साबित क्या करना चाहते थे? इंदिरा गांधी ने भी किया था, तो इस देश की इतनी शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी, इतनी प्रभावशाली प्रधानमंत्री थी, नरेंद्र मोदी वही तो कर रहे हैं, कुछ अलग तो कर नहीं रहे हैं नरेंद्र मोदी उससे अलावा। इसलिए उस उनकी बात की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। लेकिन वो पूरी की पूरी जो कहानी उन्होंने देश की जनता को सुनाने की कोशिश की, वो मुँह के बल गिर पड़ी। अब चूँकि नरेंद्र मोदी को विदेश जाना है और उनकी विदेश यात्राएँ वैसे भी लगातार चर्चा का विषय रहती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा विदेश यात्राएँ करते हैं और उनमें अनाप-शनाप रुपया भी खर्च होता है। तो उनकी अपनी विदेश यात्रा को सही साबित करने के लिए, उचित साबित करने के लिए, उनकी तरफ से बाकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ये बताया गया, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका एक वीडियो क्लिप भी घूम रहा है। उन बताया गया कि भई राहुल गांधी ने बहुत सारी विदेश यात्राएँ कर ली हैं और वो उनमें 60 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए हैं, जबकि उनकी खुद की आमदनी केवल 11 करोड़ है। तो जो विदेशों में रुपया जो खर्च हुआ है, उसके लिए क्या उन्होंने एफसीआरए फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत अनुमति ली थी? या उन्होंने जब इतना रुपया खुद अपने पास से खर्च किया है तो क्या इनकम टैक्स में वो आमदनी जो है वो दिखाई गई है? इस प्रकार के सवाल उठाए उन्होंने। अच्छा, अब ये भी एक बड़ी अजीब-सी बात है कि प्रधानमंत्री अगर कुछ करते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस ने एक समांतर नैरेटिव छेड़ दिया है। उसने कहा है कि प्रधानमंत्री जब से आए हैं सत्ता में 815 करोड़ रुपया 815 करोड़ रुपया विदेश यात्राओं पे खर्च कर चुके हैं। तो ये जो नैरेटिव की जंग है, इसको किस तरीके से देखा जाए विनोद जी? देखिए, मुझे लगता है कि ये पहली बात तो ये ध्यान भटकाने और जो सार्वजनिक विमर्श है, उसको नैरेटिव बदलने की कोशिश है। 2-3 चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी आप देखिए ईरान युद्ध की वजह से और आर्थिक संकट जिस तरह अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां आई हैं, उसमें प्रधानमंत्री ने अपील की कि भाई सोना मत खरीदिए, आप जो है विदेश मत जाइए, पेट्रोल बचाइए, किसान जो है फर्टिलाइजर 50% यूज करें, ये सब। तो इसको लेकर देश में बड़ी बहस शुरू हो गई और एक तरह से सरकार पर हमले भी हुए, सरकार के समर्थन में भी लोग आए और ये हुआ कि ये तो सरकार की अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रबंधन की पूरी पोल खुल रही है। इस तरह का हमला तो सरकार को एक असहज। और दूसरा क्या हुआ कि इसी अपील के तुरंत बाद आसाम में बड़ा भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ वहां के मुख्यमंत्री का, जिसमें 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के पहुंचे और सब चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे ज्यादातर। तो ये सब, तो इसमें भी सवाल सोशल मीडिया में उठे कि भाई एक तरफ तो ये अपील हो रही है, दूसरी तरफ इस तरह की बातें जो है हो रही। फिर प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा तुरंत आ गई बैक टू बैक, तो इसलिए विपक्ष ने भी सवाल उठाए। तो ये एक वो चल रहा था। फिर नीट नीट आ गया अचानक। नीट का इतना बड़ा मुद्दा हो गया, पूरा जो युवा वर्ग है, छात्र है, उनके अंदर बड़ा गुस्सा है और उन परिवारों में गुस्सा है जो लाखों बच्चे जो इम्तिहान देते हैं और उसके बाद परीक्षा रद्द होकर दोबारा होता है। ये तीसरी बार जो है नीट की परीक्षा जो है वो लीक हुई है। तो इससे भी सरकार को बहुत के सामने बड़ी एक असहज स्थिति पैदा हुई और सारा। तो एक तो ये कोशिश है कि मामले को विदेश यात्रा में उलझा दीजिए, प्रधानमंत्री जी की विदेश। मुझे तो लगता है कांग्रेस गलत रिएक्ट कर रही है। कांग्रेस को इस डिबेट में आना ही नहीं चाहिए।
राहुल गांधी की यात्रा अगर हुई है, उसमें 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, इसका हिसाब अगर सत्ताधारी दल के एक सांसद के पास है, जो प्रवक्ता भी है पार्टी के, और वो उसको सार्वजनिक कर रहे हैं, तो बेहतर तरीका है कि आपके पास सारी एजेंसियां हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, डीआरआई है, इसके अलावा रॉ है, देखिए आईबी है, सीबीआई सब है। आप जांच करा लीजिए, और जहां कोई अनियमितता राहुल गांधी ने की होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, कार्रवाई कीजिए, पता लग जाएगा। ये तो बल्कि कांग्रेस की बात कहनी चाहिए। कांग्रेस को बजाय प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का ब्यौरा देने से आप उनकी डिबेट डिबेट उसमें फंस रहे हैं, उस चक्कर में। आप ये कह दीजिए कि एक चुनौती चैलेंज दे दीजिए सरकार को कि भाई आप करिए कार्रवाई, और आप और कांग्रेस बता देगी कि राहुल गांधी की यात्रा जो है उसका खर्चा कहाँ से आया, पार्टी ने कितना दिया, कितना उन संस्थानों ने दिया जो उनको भाषण के लिए बुलाते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज, जो तमाम जो है संस्थान, तो पता लग जाएगा। अब आप प्रधानमंत्री की यात्रा की बात करेंगे, 815 करोड़, तो उसके डिफेंस में आ जाएगा, वो तो देश के नेता है, और वो तो जो है उनको तो जाना ही है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की यात्रा जो होती है, वो ज्यादा खर्चीली होती है। खर्चीली इसलिए होती है, ये सब कुछ वो जो है इस अधिकारियों की बड़ी फौज होती है। अब मीडिया तो नहीं जाती, लेकिन तमाम सारे और डेलीगेशन जाते हैं उसमें। फिर वहां पर जो है क्या कहते हैं, एक विशेष विमान होता है, उसका पूरा खर्चा है, तो वो ज्यादा। राहुल गांधी की यात्रा तो सर्विस चार्टर्ड प्लेन उससे होती है, फ्लाइट से, तो उसमें उतने लोग भी नहीं जाते, तो वो खर्चों की तुलना में प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री की यात्रा का बड़ा आयाम होता है। लेकिन सुमित कांग्रेस जायसवाल को ने उस फिर डिबेट भी में एक और चीज पे फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अकेले नहीं जाते हैं यात्रा करना, उनके साथ 3-4 लोग हमेशा जाते हैं। वो कह रहे हैं नहीं, उनका खर्चा भी राहुल गांधी उठाते हैं। खर्चा कहाँ से उठाया जाता है? और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कांग्रेस को कहना चाहिए ये कि अगर राहुल गांधी की खर्चा का एक गैर कानूनी पक्ष है, मतलब जो है, अगर गैर कानूनी पक्ष है, अगर उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है, अगर उन्होंने कुछ गलत स्रोतों से आमदनी जुटाकर ये सब किया है, चाहे विदेशी मुद्रा में हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए आप। आप उनके खिलाफ एफआईआर बिल्कुल दर्ज कीजिए, आप ईडी को लगाइए, आप इनकम टैक्स वालों को लगाइए। आप ये मीडिया में आके क्या खास तीर मार रहे हैं? जी। वैसे भी राहुल गांधी के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज है, एक मुकदमा और दर्ज हो जाएगा। हाँ। वो तो तमाम मुकदमा झेल ही रहे हैं। मैं तो ये जी। कह रहा हूं कि इसके अलावा देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी रणनीति है कि आप एक क्या कहते हैं, एक चीज छोड़ दीजिए समाज सार्वजनिक विमर्श में, और उसके बाद उस पर बहस शुरू हो जाएगी, टेलीविजन चैनल प्रोग्राम करने लगेंगे, और चीजें बदल जाएंगी। जैसे आप देखिए, हमेशा जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस पर इशारा लगता रहा कि जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस। मैंने कई बार कहा, डिबेट्स में कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने कहा कि भाई जॉर्ज सोरोस अगर फंडिंग कर रहे हैं इस देश को अस्थिर करने की, जिनका अमेरिका में सम्मान होता है, तो सीधे सीधे आप उनके खिलाफ यहाँ मुकदमा दर्ज करिए, और अमेरिका से मांगिए प्रत्यर्पण संधि के तहत जॉर्ज सोरोस को भी दीजिए। जो आदमी भारत सरकार को अस्थिर करने की साजिश में शामिल है, और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की साजिश में शामिल है, तो करिए, आपको तो सारे केंद्रीय सत्ता है। मतलब ये तो वो है कि थानेदार जो है इलाके का, वो कहे कि भाई तुम फला आदमी चोरी की है, चोर तुमने तुमने चोरी की है, और उसके बाद अपने थाने में जाके सो जाए। अब जनता उसके पीछे घूमे, किसी चोरी की, भाई जब आपको जब थानेदार को पता है किसी चोरी की, तो पकड़ो उसको। तो ये उस तरह की स्थिति है। मुझे लगता है ये एक नैरेटिव बदलने की, और जो नैरेटिव, जो विमर्श में मुद्दा असहज कर रहा है सरकार को, सत्ता पक्ष को, उसको कैसे डिफ्लेक्ट किया जाए, कैसे डाइवर्ट, इसकी ये एक रणनीति है। वरना इस समय विदेश यात्रा का मुद्दा उठाने की बजाय, चाहे राहुल गांधी की विदेश यात्रा हो, चाहे प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा हो, सीधे सीधे जो इश्यूज उठ रहे हैं इस वक्त, जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक मुद्दे जो उठ रहे हैं, उन पर सरकार को जवाब देना चाहिए, और विपक्ष को उन पर घेरना चाहिए। विपक्ष जो है वो, आप उन्हीं के नैरेटिव में फंस जाएंगे, जवाब देने के चक्कर में जवाब देते रहिए। फिर तो आप तो वही कर रहे हैं जो चाहते हैं, जो सत्ता पक्ष चाहता है। तो मैं तो कांग्रेस की तरह सहमत नहीं हूँ कि आप उसमें जो है वो हिसाब किताब देने लगे, और सीधे आप कहिए कि भाई अगर आपके खिलाफ, अगर राहुल गांधी और उनकी टीम के खिलाफ इस तरह का मसला आता है, तो आप कार्रवाई करिए। अच्छा, राहुल गांधी के साथ जो जाते हैं 2-3-4 लोग, जो भी उनके सहायक या उनके साथी लोग, साथ के लोग, तो उनका खर्चा कौन उठाता है, इसके जांच करने में कितना टाइम लगता है। इसका किसी भी एजेंसी के लिए उनके, वो तो पब्लिकली जाते हैं, एयर टिकट उनके लिए जा रहे हैं, कहाँ से लिए जा रहे हैं, कौन ले रहा है, होटलों में रुक रहे हैं, होटल में किस होटल में रुक रहे हैं, उसका पेमेंट कौन कर रहा है, तो सारी चीजें
अब किसी के बारे में पता कर सकती है सरकारें। और अब तो हर चीज ऑनलाइन और डिजिटलाइज है। अब तो ये भी नहीं कि कैश ट्रांजेक्शन हो गया और पता ही लगा टिकट का कौन ले गया, किसने दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये, मैं तो इसको यही मानता हूँ, ये पूरे विमर्श को एक अलग दिशा में मोड़ने की एक रणनीति है। अच्छा, अगर मेरा एक सुझाव है कि अगर विपक्ष चाहे तो इस चीज को एक बहुत सकारात्मक राजनीति में भी बदल सकता है। मसलन जी विपक्ष चाहे तो विपक्ष के जिस तरह सरकार को सब पता है कि राहुल गांधी कहाँ से खर्च करते हैं, क्या खर्च करते हैं, उसी तरह विपक्ष को भी इन बातों को अगर तथ्यता पता नहीं है, लेकिन एक जरूर निश्चित रूप से उसको एक विचार है उसके दिमाग में कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से देश ने क्या हासिल किया। प्रधानमंत्री ने 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। उसके बाद में प्रधानमंत्री का कितने कार्य दिवस जो हैं, जो भारत की सेवा में खर्च होने चाहिए थे, वो इतने कार्य दिवस पिछले 11-12 साल में बर्बाद हुए, मतलब खर्च हुए इन विदेश यात्राओं के ऊपर। तो विपक्ष को ये प्रश्न उठाना चाहिए कि आपके इन विदेश यात्राओं का एक सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑडिट हो बाकायदा, क्योंकि ये एक अभूतपूर्व सिलसिला है प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का, जो कभी रुकती ही नहीं है, केवल कोविड वाले साल को छोड़कर, क्योंकि उसमें तो आप जा ही नहीं सकते थे, फ्लाइट्स वगैरह भी सारी की सारी बंद थी, आप नहीं आ सकते थे, कोई कहीं आप निमंत्रित भी नहीं थे। बाकी सब जगह अनाप शनाप प्रधानमंत्री ने यात्राएं की हैं, कोई सीमा नहीं है उसकी। उसको देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूं मैं भी कि आखिरकार ये बंदा इतनी विदेश यात्राएं क्यों करता है। अच्छा, दूसरे विपक्ष को चाहिए कि विदेश यात्राओं में कुछ यात्राओं को चुनकर ये सवाल उठाए कि भाई आप इतने देशों में गए, आपकी विदेश नीति में उसका क्या असर हुआ, हमारे देश ने क्या हासिल किया, आपने जो वहां पे संधियां की वो संधियां आज किस स्थिति में है, क्या है, इसके बारे में विपक्ष बाकायदा अध्ययन करके प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी आलोचना में, सरकार की आलोचना में एक बहुत बड़ा नैरेटिव लॉन्च कर सकता है, अगर विपक्ष वास्तव में ठीक ढंग से इस काम को करना चाहे। विनोद जी। देखिए, विपक्ष की समस्या क्या है, विपक्ष कोई कायदे का होमवर्क नहीं करता है। हम्म। कायदे का होमवर्क करके सरकार पर कोई हमला नहीं करता है, सरकार को गिरता नहीं है। वो सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि कुछ बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसके बाद जो है, भाई जो आप कह रहे हैं सोशल ऑडिट की बात, तो विपक्ष तो सारे आंकड़े सरकार से मांग सकता है। आजकल तो आरटीआई के तहत, और राहुल गांधी नेता विपक्ष है, वो ये चीजें तो सरकार से मांग सकते हैं। भाई पूरा जो है प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा का जो है ब्यौरा सरकार दे विपक्ष को, और उसके बाद कितना खर्च हुआ और कहाँ कहाँ गए, और उन देशों के साथ कितनी संधियां हुई, कितने समझौते हुए, और उनका क्या जो है जमीन पर क्या असर रहा, और संकट के समय कौन से देश हमारे साथ खड़े थे, किन देशों के साथ हमारे जो है संबंध और बेहतर हुए, किन देश जो हमारे होस्टाइल देश थे उनको कितनों को हमने अपने साथ प्रति नरम किया, और जो नरम देश थे उनको कितना को दोस्त बनाया। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। और इसमें एक चीज और पूछ सकता है विपक्ष कि भाई पहले मुझे याद है कि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि भाई जी, अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट तो होते हैं देशों के, और विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री जब जाते हैं तमाम सारे उसमें, तो अलग अलग देशों के बीच में यात्राओं के कार्यक्रम बनते हैं। पहले ये होता था कि 3 बड़े लोग इसको इस विदेश यात्रा के जो कूटनीतिक संबंध है उनको बांट लेते थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और विदेश मंत्री तो चूंकि जाते ही रहते हैं, एक तरह से उनका तो काम ही है, वो विदेश मंत्री है। लेकिन ये 3 जो हमारे शीर्ष नेता हैं, कई देशों में, चूंकि मैं खुद कई बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ गया हूं, तो कई, अब तो सिलसिला ही बंद हो गया 2014 के बाद, तो कई देशों में जहां लगता है प्रधानमंत्री जी के जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां राष्ट्रपति चले जाते हैं, और उनके साथ एक मंत्री डिजिग्नेट कर जाता है, कोई मिनिस्टर, सरकार ही डिजिग्नेट करती है, और दो या 3 एमपी जाते हैं शिष्टमंडल में। और वो जो समझौते वगैरह जो टेबल पे होते हैं, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वगैरह, वो वही उनकी सारी तैयारी हो जाती है, और वो राष्ट्रपति की मौजूदगी में वो डिजिग्नेटेड मिनिस्टर साइन करते हैं। ये हमने कई बार देखा है। इसी तरह उपराष्ट्रपति भी जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति के साथ भी एक मिनिस्टर डिजिग्नेट जाते हैं, और वो सांसद जाते हैं, और वहां सारी बातचीत होती है, और उसके बाद वो साइन करते हैं। और बाकी जो ज्यादा बड़े देश हैं, ज्यादा रणनीतिक महत्व की समझौते होने हैं जिनमें, उससे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, उनके साथ भी मिनिस्टर डिजिग्नेट जाते हैं, और उसके बाद वो साइन करते हैं। ये प्रक्रिया है, ये रही है। तो अब ये देखना है कि भाई पिछले 10-12 साल में इस तरह की यात्राओं में
कितने समझौतों और कितने जो सौदे हैं रखे हैं, उनमें प्रधानमंत्री जी ने जाकर के पहल की, कितनों में राष्ट्रपति जी ने की जी। यात्राओं में इस तरह के हुए, कितनों उपराष्ट्रपति के उसमें हुए। तो ये तो सारी चीजें पता आराम से पता की जा सकती है। और फिर आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, संसद में पूछ सकते हैं, बाहर पूछ सकते हैं। लेकिन समस्या यही है कि विपक्ष इस तरह का ग्राउंड वर्क, इस तरह का होमवर्क करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती थी तो उसके नेता करते थे इस तरह का ग्राउंड वर्क, होमवर्क। तो ये एक समस्या विपक्ष की है। मैं एक उदाहरण देता हूँ विदेश नीति के अलावा। उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ, कुंभ में दुर्घटना हुई, भगदड़ हुई। पूरे समय तक सरकार ने, लंबे समय तक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने माने नहीं कोई मरा है। बाद में जब प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया तो पता लगा हाँ लोग मरे हैं, और उसमें 30 की संख्या आधिकारिक रूप से घोषित की गई। तमाम खबरें चलती रही कि साहब वो इतने मर गए, 100 मर गए, 200 मर गए, इस तरह की अफवाहें या अपुष्ट खबरें, संख्या चलती रही। अब कायदे से विपक्ष को क्या करना चाहिए ना, सोशल मीडिया के माने वो विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस करती, चाहे समाजवादी पार्टी करती, कि आप सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर और इन अकाउंट्स पे डाल देते कि भाई जी कुंभ में जो जो लोग गए थे और जितने लोग लापता है जिनके परिवारों के, उनकी सूची हमें भेज दीजिए, उनके नाम और डिटेल। वो आ जाती सूची, उसमें जितने लोग लापता होते उसके बाद आप सरकार से मांगते, पूछते भाई ये लोग कहाँ है, इनका पता लगाइए। तो अपने आप जो है ये सामने आती। लेकिन इस तरह का कोई होमवर्क विपक्षी दल करता ही नहीं है। समस्या ये है विपक्षी दलों के सामने कि वो बिना होमवर्क किए, बिना उसके सरकार पर आरोप लगाते हैं और उसके बाद सरकार उसको अपने अपने नैरेटिव में बदल देती है। तो ये एक समस्या है विपक्ष की। अच्छा, लेकिन ये जो पूरा, जैसे कि ये बिल्कुल जो फेक न्यूज चला के भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, जो इंदिरा गांधी की तस्वीर चलाई गई, जी जी इस प्रकार की पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। जी। इस ये समस्या है। नेहरू जी की तस्वीरें ऐसी बहुत फेक चली हैं, बहुत हाँ, सारी। नेहरू जी की तस्वीरें फेक चली, अफवाहें उड़ाते हैं, जी। ये सब करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के कामों से भारतीय जनता पार्टी को कोई पॉलिटिकल करेंसी वास्तव में मिलती है, या केवल दिल की तसल्ली के लिए ये सारे सारे काम किए जाते हैं? नहीं 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 अभय जी, कोई दिल की तसल्ली की नहीं, वाकई करेंसी मिलती है। पूछिए कैसे। मैं उसका एक उदाहरण भी ताजा देता हूँ। जी। आज ही मैं टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देख रहा था, आप भी देखिएगा। एक चैनल है जिसके बड़े पत्रकार हैं, राजीव रंजन, जो बहुत घूम घूम करके माहौल क्या है वो माहौल क्या है? खबर माहौल करते हैं। क्या है? हुँ, हाँ, और उनका बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है। हाँ, वो कहीं पर इसी मुद्दे पर, जो प्रधानमंत्री जी की अपील है, उस पर बात कर रहे हैं लोगों से। और हाँ, ताजा कल की बात है वो। हुँ, और उसमें एक सज्जन उनसे भिड़े हुए हैं इसी को लेकर के। हुँ, वो इंदिरा गांधी वाली का वो भाषण का हिंदू का कथित प्रथम प्रश्न दिखा के कह रहे हैं देखिए इंदिरा गांधी ने अपील की थी। राजीव उन्हें समझा रहे हैं कि भाई इसका फैक्ट चेक आ चुका है, ये गलत है, ये देखिए। वो मानने को तैयार नहीं है। हुँ, वो कि नहीं नहीं ये आपका गलत होगा, वो कह रहे हैं। बोले हिंदू हिंदू अखबार का ये जो है, ये ट्वीट है, बोले वो एआई से जनरेट कर लिया होगा, अब क्या करिएगा आप। तो ऐसा होता है कि हम लोग फैक्ट चेक आते हैं। फैक्ट चेक कई जो वो है, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं, कई सोशल एजेंसीज भी करती हैं, कई लोग फैक्ट चेक करते हैं और तथ्यों के साथ देते हैं। लेकिन वो फैक्ट चेक हम आप तो देख लेंगे, या और जो बुद्धिजीवी तबका है और जो थोड़ा सक्रिय जो लोग जानते हैं वो कर लेंगे। वो संख्या बड़ी सीमित है। ये चीज आईटी सेल के जरिए इतने नीचे तक भेज देते हैं ये लोग कि नीचे जो बैठा हुआ पेड़ के नीचे देख रहा है वो उसी हुँ, को सत्य मानता है। वो हुँ, कोई दिल खुश करने वाली बात नहीं है। वो हुँ, बाकायदा जो है वो उसको सत्य मान लेता है, क्योंकि फैक्ट चेक तो उस तक पहुंचते ही नहीं है, हुँ, क्योंकि वो रीच नहीं है फैक्ट चेक करने वालों की। वो हुँ, तो उनकी जितनी सीमित रीच है सोशल मीडिया उतना कर देते हैं वो। तो इसलिए जो है इस तरह के नैरेटिव चला करके और वो अपनी बात को सही साबित करने की रणनीति बनाते हैं। और ये मतलब तमाम सारे जो क्या कहते हैं, इस तरह की जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं वो इस तरह की रणनीति अपना रहे हैं आजकल। जो आप कुछ भी चला दीजिए, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, भेज दीजिए, या इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, या फेसबुक पे लिख दीजिए, और उसके बाद उसका खंडन लोग करते रहे और वो चलती रहेगी। तो वो एक बड़ी सुनियोजित रणनीति के तहत सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है, वरना तो एक बार कोई चीज आया फैक्ट से वो गलत साबित हो जाए तो दूसरी बार क्यों उसको दोबारा कोई बात की जाएगी कि भाई एक बार गलती हो गई। तो लेकिन वो लगातार होता है हमेशा, आप देखिए। और उसका फायदा भी लगातार मिला है, चूंकि नैरेटिव बता आज नेहरू जी को लेकर के। लेकिन हाँ, इसका काउंटर नैरेटिव भी होता है। हुँ, जैसे मैंने चेक किया था कि नेहरू जी पर जितना आईटी सेल से चला या पार्लियामेंट में बोला गया या भाषणों में बोला गया,
उतनी ही लोगों को के भीतर, खासकर नौजवानों में, सब में नेहरू जी को पढ़ने की इच्छा जागृत हो गई उत्सुकता पैदा और हुई। खोज खोज के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को के बारे में, उनके खिलाफ जो लिखा गया वो भी पढ़ा और जो उनके तमाम उपलब्धियां थी वो भी पढ़ी। तो नेहरू अब ज्यादा लोगों के बीच में जाने जाने लगे हैं, जितना पहले नहीं जाने जाते थे। एक पहले और तो खाली एक और जी पहलू समझ में आता है, हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में हैं। एक और पहलू सामने आता है कि कांग्रेस के बरक्स, जी राहुल गांधी के बरक्स, इंदिरा गांधी के बरक्स, नेहरू के बरक्स ही ये लोग अपनी हस्ती को बनाने की कोशिश करते हैं लगातार। चाहे झूठ बोलें या चाहे सही बोलें, सही आलोचना करें या झूठी आलोचना करें या गलत तथ्य दें, कुछ भी करें, पूरी कोशिश यही है कि इन्हीं के बरक्स अपनी हस्ती को ये बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में कभी कभी ये भी होता है, जैसे आपने नेहरू का जिक्र किया, कि कांग्रेस के पक्ष को उसमें और ज्यादा मजबूती प्राप्त हो जाती है, जो शायद अगर ये ऐसा न करें तो ना हो। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो चूंकि सोशल मीडिया में थोड़ा सक्रिय रहता हूँ, खासकर एक्स पर, और हम्म, फेसबुक भी देखता रहता हूँ। कभी लिखता तो कम हूँ, फेसबुक पे देखता जाता हूँ। हम्म, मैंने देखा कि पिछले कुछ वर्षों से नेहरू के बारे में, गांधी जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में इतनी सकारात्मक पोस्टें आने आने लगी हैं, हम्म, जितनी पहले नहीं आती थी। हम्म, पर, क्योंकि जितना नेहरू पर हमले हुए हैं, उतने उसका जवाब भी लोगों ने देना शुरू कर दिया हम्म, और कई इस तरह के ग्रुप्स बन गए व्हाट्सएप वगैरह पे, जो हम्म, बाकायदा काम कर रहे हैं। जो भी नैरेटिव है उसका काउंटर नैरेटिव दीजिए। जी, तो ये भी है कि और नेहरू जी के बारे में तो जाने क्या क्या चीजें जो मुझे नहीं पता थी, आपको भी शायद नहीं पता होंगी, लोग निकाल करके जो है पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे।